हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीव विज्ञान से है। इस वीडियो में जीवों में जनन यानी कि चैप्टर 1 जो है हमारा जीव विज्ञान का क्लास 12th में, वो है जीवों में जनन, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्या क्या हेडिंग है और इस चैप्टर में आखिर में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन या फिर बताई गई हैं। तो देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कुछ नया क्या सीखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा प्रजनन। तो प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन क्या है, आइए हम इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी वर्ड में बताएंगे। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति नियंत्रता को बनाए रखता है, उसे हम प्रजनन कहते हैं। जैसे कि कोई भी क्रिया यानी कि कोई भी विधि चलती आती है, तो जो क्रिया है जिसके द्वारा यानी कि प्रजनन की जो क्रिया है उसके द्वारा जो जीव होते हैं यानी कि जीव अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन का अर्थ ये होता है कि जो क्रिया होती है वो जीव में या फिर जो अपने समान नए जीव का जन्म करते हैं तथा अपनी प्रजाति नियंत्रता को बनाए रखना, यानी कि इसकी जो प्रजाति होगी वो नियंत्रित तरीके से लगातार बनी रहे, उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे देखते हैं कि अगला हेडिंग क्या है। तो प्रजाति की नियंत्रता हेतु प्रजनन की विशेषताएं। तो इसकी प्रजाति की जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रजनन की विशेषता को आज हम जानेंगे। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं पॉइंट के साथ। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे कि जो प्रजनन क्रिया होगी और उसकी जो इकाइयां हैं, जैसे युग्मकों से नए जीवों या नए पीढ़ी का जन्म होता है। तो देखिए जो प्रजनन क्रिया है उसमें प्रजनन इकाई यानी कि कोई भी क्रिया चलती है तो उसका एक पॉइंट होता है। तो इसमें जो उसकी प्रजनन की इकाई है, जैसे युग्मकों से नए जीवों का या नए पीढ़ी का जन्म होता है, तो जैसे ही इसकी जो इकाई होगी उसके युग्मक, सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी युग्मक से नए पीढ़ी का जन्म होता है। तो युग्मक से नए जीवों एवं नए पीढ़ी का जन्म होता है, ये इसका पहला पॉइंट की विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट है इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं, यानी कि ये जो क्रिया चलती रहेगी उसमें प्रजनन इकाइयां बनती रहेंगी। तीसरा है इस प्रक्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जीवों की जो संख्या होती है अगर प्रजनन होता है तो उसकी संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि संख्या बढ़ेगी। चौथा है इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है तथा अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा यानी कि दौरान डीएनए का, सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि डीएनए का, तो डीएनए का द्विगुणन होता है और अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यही सब प्रजातियां जो होती हैं प्रजनन की विशेषताएं कहलाती हैं। अगला हेडिंग है हमारा, अब हम प्रजनन के लाभ देखेंगे। तो प्रजनन से क्या लाभ है, यानी कि एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसके लाभ क्या होंगे, तो प्रजनन की नियंत्रता। तो इसका लाभ का पहला हेडिंग हम लेंगे प्रजनन की नियंत्रता। तो प्रजनन को नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो देखिए प्रजनन के कारण प्रजातियों के नियंत्रता बनी रहती है तथा ये विलुप्त होने से बचे रहते हैं। अगर इसकी जो प्रजाति है वो प्रजनन के कारण ही नियंत्रण होती रहती है, लेकिन जैसे ही ये विलुप्त होंगे यानी कि ये विलुप्त होने से बचे होते हैं, यही इसकी लाभ है। यानी कि प्रजनन के कारण प्रजातियों की नियंत्रता भी बनी रहती है और ये विलुप्त होने से बचे रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा हेडिंग है विभिन्नताएं, यानी कि प्रजनन से क्या विभिन्नताएं होती हैं। तो प्रजनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं होती हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं। जैसे कि प्रजनन के कारण जो जीवों में विभिन्नता होती है, यानी कि प्रजनन से जो जीवों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो नए गुण वाले जीव बनते हैं।
यानी कि वो एक नया रूप धारण करता है जिसे हम नए गुण वाले जीव कह सकते हैं या फिर वो बनते हैं। तो ये उसकी विभिन्नताएं होंगी। अगला हेडिंग है जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। तो जीवों का अस्तित्व किस प्रकार से बना रहे उसे हम देखते हैं। तो प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का अस्तित्व संभव है। अगर प्रजनन से जीवों की वृद्धि होती है और उससे हमारे जीवन निर्भर है तो इसके प्रजनन में जो कारण होता है वो पृथ्वी पर जीव और जीवन के अस्तित्व से ही संभव होता है। तो इसके अस्तित्व को बनाए रखना यानी कि प्रजनन के कारण ही होता है। चौथा हेडिंग है हमारा विभिन्नताओं का स्थानांतरण। तो विभिन्नताओं का स्थानांतरण क्या होता है, तो देखिए प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो देखिए प्रजनन के कारण जो विभिन्नताएं हैं यानी कि अगर प्रजनन है तो उसकी विभिन्नता भी तो ज़रूर होगी, एवं जीवों के लक्षण यानी कि जो जीव है वो तो अपने लक्षण दिखाएंगे ही और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि प्रजनन के कारण जो विभिन्नताएं होती हैं वही जीवों के लक्षण के साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। तो इसी को हम विभिन्नताओं का स्थानांतरण कहते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करे उसे ही हम स्थानांतरण कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रजनन की विभिन्न विधियाँ। तो देखिए प्रजनन की जो विधि है वो कैसे चलती है देखते हैं। तो जीवों में सामान्यतः प्रजनन की 2 विधियाँ पाई जाती हैं। जो प्रजनन है उसमें 2 विधियाँ पाई जाएंगी। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं देख लीजिए। अलैंगिक प्रजनन, जो प्रजनन की विधियाँ हैं वो 2 विधियाँ हैं। अब ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि प्रजनन की कितनी विधियाँ होती हैं, तो 2। तो अलैंगिक प्रजनन होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा टॉपिक है लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन क्या होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन क्या है ये टॉपिक अति लघु प्रश्न में भी पूछते हैं, तो आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो अलैंगिक प्रजनन यानी कि अलैंगिक प्रजनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें लिंगों का भेद नहीं होता, ठीक। और दूसरा टॉपिक है कि इसमें सिर्फ एक जनक की ही आवश्यकता होती है। अगर लिंग का भेद नहीं है तो इसमें सिर्फ एक जनक होंगे तो यही तो उसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, यानी कि इससे जो इसके जनन से यानी कि अलैंगिक प्रजनन के जनन से जो संतान उत्पन्न होगी वो उस जनक के समान ही होती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि कोई जनक है यानी कि कोई जनक यानी कि कोई जीव है, अगर वो अपने समान संतान प्राप्त करता है तो वो एक जीव से 2 जीव को प्राप्त करते हैं, उसे ही हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, जो कि नए संतान का जन्म देते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, तो जिसके एक जनक होते हैं और इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है। सबसे इजी में आप ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, यानी कि जो डिफिनीशन है आप उसी के हिसाब से बना सकते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरा है टॉपिक विशेषता का कि इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेता है, यानी कि इसके जो जनक हैं यानी कि जितने भी इसके जनक हैं वो कायिक कोशिका में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, यानी कि इसमें जो युग्मक हैं उसमें संलयित नहीं रहते हैं। इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है तो इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होगा। इसमें विभाजन केवल समसूत्री विधि द्वारा होता है, इसका जो विभाजन होगा वो समसूत्री विधि के द्वारा ही होगा। पांचवा पॉइंट है कि कुछ संततियां आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, यानी कि इसके जो संतान हैं वो आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिक के रूप से समान होती हैं। तो ये 5 इसकी विशेषताएं थी।
अगला हेडिंग है, अब देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधि। तो अलैंगिक प्रजनन की विधि में क्या होता है? तो पहला हेडिंग होगा द्विविभाजन या विखंडन द्वारा। तो द्विविभाजन या फिर विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है, यानी कि बाइफिजन और बाइनरी फिजन। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। जब एक जनक बीच में सिकुड़कर दो भागों में बट जाता है, यानी कि कोई एक जनक है, यानी कि उसके पिता होंगे। जनक का मतलब पिता होता है। जब एक जनक बीच में सिकुड़कर, यानी कि वो सिकुड़कर दो भागों में बट जाए, ठीक, तो अर्थात दो संतान उत्पन्न करता है, तो इसी को हम द्विविभाजन कहते हैं। क्वेश्चन में पहले ही दे चुका है कि द्विविभाजन यानी कि विभाजन करना, यानी कि टूटना, और द्वि का मतलब दो होता है। तो इसका जो एक जनक है वो सिकुड़कर दो भागों में बटेगा पहले, उसके बाद वो दो संतान को उत्पन्न करेगा, और इसी विधि को हम द्विविभाजन कहते हैं। अगला हेडिंग है इसका, पहले हम इसके फिगर को समझ लेते हैं। तो कोई एक जनक है जो सिकुड़ता है, जैसे कि कोई एक जनक है वो सिकुड़ेगा, फिर अपने अंदर सिकुड़न उत्पन्न करने के बाद वो दो टुकड़ों में बट जाता है, यानी कि अपने समान दो संतान को उत्पन्न करना ही द्विविभाजन कहलाता है, बाइनरी फिजन। दूसरा हेडिंग है इसका बीजाणु जनन, यानी कि स्पोरेलेशन। तो ये क्या होता है बीजाणु जनन, आइए देखते हैं। इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। देखिए, इसका जो जीवाणु होगा, यानी कि इसका जो जीव बीजाणु, यानी कि बीजाणु मीन्स बीज होता है, वो उत्पन्न करता है, और वह बीजाणु अंकुरित होकर, यानी कि वो बीज अंकुरित होकर एक नया जीव उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका पेनिसिलियम। फिगर के हिसाब से देख लीजिए, ये पेनिसिलियम का फिगर है। तो इसमें पहले ही कह चुका है कि इसमें जो जीव होते हैं वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसका जो ये बीज है वो जीवाणु को उत्पन्न करेगा। तो ये जो कि है वो पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम की कोनेडिया इस पूरे को कहते हैं। तो देखिए, ये तो बीजाणु हो गया और ये अंकुरित होकर नए जीवों को उत्पन्न करेगा, जो कि पेनिसिलियम होता है। तो इसी प्रकार से ये एक जीव से अनेक जीव को उत्पन्न कर सकते हैं, उसे ही हम बीजाणु जनन कहते हैं। तो आप फिगर इसे बना सकते हैं पेनिसिलियम का, और इसका ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, तो आप इसे फिगर ज़रूर बनाइएगा। अगला हेडिंग है हमारा मुकुलन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि मुकुलन क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि मुकुलन का फिगर भी बनाइए, और मुकुलन यानी कि बडिंग क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि मुकुलन क्या है। तो जनक के शरीर पर पहले एक उभार बनता है, यानी कि जो मुकुलन है वो पहले से ही उसके शरीर पर एक उभार बना रहता है, जिसे कलिका कहते हैं। कलिका कहेंगे, अगर उसके शरीर पर जो उभार है उसे हम कलिका कहेंगे, और यह विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना देता है। जो उसकी कलिका होती है वो विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना देती है। तत्पश्चात यह जनक से अलग होकर एक नया जीव बना देता है, यानी कि तुरंत उसके ही पश्चात ये जनक से अलग होकर, यानी कि जो उसकी कलिका है वो विकसित होकर एक नया जीव बनाएंगे, और तुरंत वो जनक से अलग हो जाते हैं, यानी कि वो जो उसका जनक है उसे तुरंत अलग होकर एक नया जीव प्रदान कर देते हैं, यानी कि जीव बना देते हैं, उसे ही हम मुकुलन कहते हैं। ये बहुत ही ईजी डिफिनीशन है इसका, कि जनक के शरीर पर पहले एक उभार बना रहता है जिसे कलिका कहते हैं, और यह विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना देते हैं। तत्पश्चात यह जनक से अलग होकर एक नया जीव बना देता है, जिसे हम मुकुलन कहेंगे। इसका फिगर देख लेते हैं। ये है मुकुलन का फिगर। इसमें जो कि है, ये जो कलिका होगी ये मुकुल है, यानी कि ये कलिका जो है वो विकसित होकर एक बड़ा रूप प्रदान करती है, और ये जो है
वो हाइड्रा में मुकुलन है। पहले हाइड्रा से मुकुलन प्राप्त होता है, उसके बाद उसका जो बाहरी परत होगा उसे हम कलिका कहेंगे, और कलिका से जो विकसित होगा उसका मुख बनेगा, और ये जो विकसित होगा और ये तुरंत अलग होकर, इससे अलग होकर ये मुकुलन प्राप्त करता है, और इसे ही हम मुकुलन कहते हैं। तो बहुत ही इजी इसका ये फिगर है कि आप मुकुलन क्या है। तो इसकी जो कलिका है ये विकसित होकर पूर्ण विभाजित हो जाएगी, और जो हाइड्रा में मुकुलन ये पाया जाता है, और इसका मुख सेंटर पे होता है। तो ये मुकुलन का फिगर है। हमारा अगला हेडिंग है खंडी भवन। ये सब अलैंगिक जनन है। खंडी भवन क्या होता है, आइए देखते हैं। खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना। तो देखिए, खंडी भवन का जो अर्थ है वो खंड में टूटना। खंड का मतलब विभाजित होना। तो ये हेडिंग ही समझा रहा है कि खंडी भवन यानी कि कोई भी चीज़ को खंड में यानी कि टुकड़ों में बांटना। तो खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना। प्रत्येक खंड का नया जीव उत्पन्न हो जाता है, इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। यानी कि खंड का जो नया जीव उत्पन्न होगा उसी प्रक्रिया को यानी कि उसी कैटेगरी को हम खंडी भवन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पैरोगाइरा। तो स्पैरोगाइरा का जो फिगर है एग्जाम्पल के साथ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये स्पैरोगाइरा यानी कि खंडी भवन का एग्जाम्पल है। तो देखिए, सबसे पहले खंडी भवन जो है एक खंड में होगा, यानी कि ये एक बॉक्स में होता है जो कि अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। यानी कि इसमें 3 विभाज्य है, लेकिन ये जो खंड है वो अलग हो जाते हैं टूटकर। यानी कि पहले वो एक भाग में अलग होगा, दूसरे भाग में और तीसरे भाग में। वो जब तीनों टूट जाते हैं तो इसे ही हम टूटने की प्रक्रिया से एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो पहले तो ये खंडी है, मतलब खंडी भवन है, और उसके टुकड़ों में बांटा गया है, और जो प्राप्त होता है जीव वो यहाँ से प्राप्त होगा। तो नए नए जीव इसमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम खंडी भवन कहते हैं। यानी कि जो खंड में टूटने की प्रत्येक क्रिया को हम खंडी भवन कहते हैं। इसको हम स्पायरोगायरा भी कहते हैं, यानी कि स्पायरोगायरा में खंडी भवन। ये स्पायरोगायरा है, और इसका बहुत ही इजी तरीका है कि ये खंडी भवन के रूप में विभाजित हो जाता है। अगला हेडिंग देखते हैं हम। हेडिंग है पुनरुद्ध भवन क्या है। तो पुनरुद्ध भवन क्या है उसे हम देखते हैं। तो वह क्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो देखिए, पहले ही बोल रहा है कि जो प्रक्रिया है उसकी वो जिसमें जीवों के कटे हुए भाग यानी कि जो इसका जीव होता है उसका जो कटा हुआ भाग होता है उसी से ये नए जीव को उत्पन्न करेगा, उसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, ये सब पुनरुद्ध भवन के एग्जाम्पल हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं। तो देखिए, प्लेनेरिया का ये एग्जाम्पल है। एक प्लेनेरिया है जो कि इसके जो कटे हुए भाग हैं ये सब इन तीनों ये जो हैं ये इसके कटे हुए भाग में विभाजित हो गए हैं, और इससे जो जीव बनता है यानी कि इस कटे हुए भाग से ही जो जीव बनेगा उसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहेंगे। ये इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कि प्लेनेरिया से जो इसका कटा हुआ भाग है यानी कि कटे कटे भाग जो विभाजित हुए हैं उससे एक नया भाग बनता है जिसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे हेडिंग समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी टॉपिक और एग्जाम्पल के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आई होप आपको वीडियो पूरी हेडिंग के साथ समझ में आई होगी। तो चैप्टर 1 में इतने जो कि हेडिंग है ये लेक्चर 1 का था। आगे का जो टॉपिक है वो लेक्चर 2 के वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। और मिलते हैं आपसे लेक्चर 2 के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।